अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कौमी असम्बली में पेश की हैं, जिन्हें अब कायमा कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। क्या इन तरमीम से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर अहल करार दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में मुजव्वज़ा तरामीम की जो भी कानूनी तौजीहात पेश की जाएं, मगर सियासी तौजीह एक ही है कि पार्लियामेंट में PTI की पार्टी पोजीशन को कमज़ोर रखा जाए। कई कानूनी हलकों के मुताबिक ऐसी कानून साजी करके हुकूमत मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान को नाराज करके एक बड़ी गलती कर रही है। पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने की सलाहियत का इन्हिसार इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट आइन या आम कानून साजी की तशरीह कर रही है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 जबकि आम कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत होती है। कई कानूनी हलकों के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस की नौयत आइनी है, जबकि कानूनी हलकों की राय यह भी है कि हुकूमती मंसूबा है कि 2/3 अक्सरियत हासिल करके अहम मगर मुतनाज़ तरामीम की जाए। कुछ सीनियर वकला मौजूदा सूरत हाल का मवाजना माजी के हालिया वाकयात से भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में PDM हुकूमत ने KP और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया। उस वक्त हुकूमत कामयाब भी रही। इसकी चंद वजूहात थी। ताकतवर हल्के ECP और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट 2 कैंपों में तकसीम थी। कई जजेस भी चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके हमख्याल जजों की हिमायत नहीं कर रहे थे। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुत्तफिक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नून लीग की नजरसानी दरखास्त की समाअत पर जोर दिया, ताहम कमेटी के ज्यादातर अरकान ने उनसे इख्तिलाफ किया। हुकूमत इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठा रही है। दूसरी तरफ इम्कान है कि ECP की दरखास्त पर कोई वजाहत जारी करने के बजाय जजेस की अक्सरियत जल्द ही एक तफसीली फैसला जारी कर दे। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरामीम अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो भी जाएं तो उनका हतमी फैसला अदालत में ही होने का इम्कान है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर हुकूमत चाह क्या रही है और जो कुछ कर रही है क्या दुरुस्त रास्ता ले रही है। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम, जैगम खान और आज नुसरत जावेद साहिब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल रखेंगे आप सभी के लिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, इंतखाबी निशान, मखसूस नशस्तें, जमात पर पाबंदी, नजरसानी दरखास्त और अब कानून साजी, क्या PTI को पार्लियामेंट में कमज़ोर करने की 5वीं कोशिश कामयाब हो पाएगी? नुसरत जावेद साहब, हुकूमत जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रही है अब तक हक में जाता दिखाई नहीं देता PTI के मामले में, क्या इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, अगर तो आप फौरी जवाब की तवक्को रखते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, लेकिन वो मसला ये है कि जब 2 इदारों में बराह रास्त तसादुम हो जाए तो फिर एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जो कहते हैं कि ब्लीडिंग दी एनिमी विद 1000 कट्स। यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप हज़ारों ज़ख्म लगा के किसी को ज़ख्मी करना चाह रहे हैं तो वो ज़ख्म कौन खाएगा? तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें बहुत दयानतदारी से मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मुहावरा जो है मौजूदा हुकूमत में फिट आता है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का होना है। मौजूदा हुकूमत जो है वो खरबूजे की तरह है और बदकिस्मती से 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद इसको 45 और 47 फार्म की बहस में उलझाकर इसकी अखलाकियात जो है वह हैसियत वो छीन ली गई। दूसरी बात यह है कि है तो इनकी इत्तेहादी ये जमात जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की बिसाखियों पर खड़ी है। अब ये जो बिसाखियों पर खड़ी हुई हुकूमत होती है जिसमें पावर शेयरिंग नहीं है और कोई आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तीसरी बात जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रो में फरमाई है और वो ये है कि अगर वो इसी तरह डटे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ और फ़र्ज़ करें उनकी इत्तेहादी जमातें भी उनका साथ ही दिए रखती हैं तो इसके बाद आने वाले 4 चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात, अब इसमें हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये बदस्तूर जारी रहते हैं, ये हुकूमत ये कायम रहती है, तो उनके ताल्लुकात जो है वो खुशगवार तो नहीं रहेंगे, तो जहाँ भी मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो बात है सियासी। लेकिन दूसरी तरफ
आइन और कानून का अदना तालिब इल्म होते हुए, एक सहाफ़ी होते हुए, क्योंकि ये तो स्पेशलाइजेशन का दौर है, मैं ये समझता हूँ कि यस, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के बाद से बहुत सारे मामलात में आइन को रीराइट किया है, और आइन को रीराइट करने का लेकिन मौका किसने फराहम किया? हमारे ही सियासतदान थे, प्लीज बुरा न मानिएगा, जब ये काला कोट पहनकर अपने ही एक सियासतदान के खिलाफ चले जाते हैं कि जी ये मेमो गेट लिख दिया और पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ गई। आप 18वीं तरमीम जो है उसको ढोल बजाकर पाकिस्तान के कहते हैं कि आपने आइन का मुहद्दब हदसे से जायजा लेकर जितनी खामियां थी आपने दूर कर दी बहुत महीने से और कंसेंसस से, और बिलाखिर एक मौका आया कि पार्लिमान जो है उसका अदलिया में तैनाती और उन पर एक वॉच डॉग की हैसियत से भी कुछ किरदार होना चाहिए। आपने तरमीम की, एक तजवीज़ आई, इफ्तिखार चौधरी साहब जिसको आप ही लाहौर से निकलकर और जब गुजरावाला पहुंचे थे तो सलाम है उस अवामी तहरीक की बिना पर मनसब पर लौटे जज साहब को भी, और सलाम करता हूं दूसरा जमहूरियत के अजीम चैंपियन नवाज शरीफ साहब को भी, और उनसे भी बड़े चैंपियन जनाब एतजाज़ अहसन साहब को भी, कि गुजरावाला से ये लोग वापस जाते हैं कि इन्हें टेलीफोन आता है उन दिनों के आर्मी चीफ का, जनरल ज्ञानी का, साहब लाहौर चले जाएं, अभी थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है, इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ रहे हैं। तो क्यों इन्होंने अपनी तरमीम पर डट क्यों नहीं गए, क्यों नहीं की? अब वो एक शेर है जी कि लम्हे खता करते हैं और सदियां उसकी सजा पाती है। सही हो गया जी। हमने लम्हों में अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर अदलिया को इस्तेमाल किया, और अब अदलिया रियासत का महज एक सतून नहीं रहा, अब रियासत के सतूनों में बालादस्ती का जिक्र हो रहा है। सही। और अदालत की बालादस्ती भी उतनी ही नाजायज बात है जितनी फर्ज करें कि पार्लिमान की बालादस्ती किसी भी इदारे की, या एग्जीक्यूटिव के सबसे ज्यादा ताकतवर इदारे की बालादस्ती हो। अब इस सूरत में यह है जी, पिगी बैक करना पड़ेगा इस हुकूमत को, गालिबन आवाम की बजाय, सियासतदानों की बजाय रियासत के सबसे बड़े ताकतवर इदारे के साथ मिलकर अदलिया को ज़रा थोड़ा सा ये कि देर लगाई जाएगी कि जो वो चाह रहे हैं वो हो जाए, इसके अलावा मुझे तो कुछ होता नजर नहीं आता। अबसार साहब, ये हुकूमत आखिर चाह क्या रही है? क्या जो मकसद हासिल करना चाह रही है वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा, या और ऑप्शन भी रखी हुई है हुकूमत ने? ऑप्शन तो हुकूमत मुसलसल, आपने जैसे नंबर डाउन किया है 5, आपने काफ़ी मेहनत की आज सवाल तैयार करने पे, और आपने काफ़ी गहरे गोते लगाए हैं। ये सारे वो जो हुकूमत ने जितनी भी कोशिशें की हैं एक सियासी जमात को पीछे रखने के लिए, लेकिन ये सियासत है, तमाम सियासी जमातें ऐसे करती हैं, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ये मुल्क की वहदत को और सलामती को नुकसान ना पहुँचाएँ इनकी आपस की लड़ाई, और वरना सियासत तो इसी का नाम है। लेकिन आपका जो पूरा प्रोग्राम का इस वक्त जो डायरेक्शन है, और आपने जो इंट्रो बोला है और उसके बाद जो बात हुई है, सवाल हुआ है नुसरत साहब से, मुझसे तो आपने वो सवाल नहीं किया, मेरा कंसर्न ज़्यादा वो वाली डायरेक्शन है जी। और मैं ये एनी डे ऑफ माई लाइफ मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो, गलती भी करे तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो, सॉवरन हो, क्योंकि ये अवाम की मुंतखब नुमाइंदा होती है। माजी में जो कुछ हमारी अदलिया इस मुल्क के साथ करती रहती है, ये चार्जशीट है, ये बात कहना सिर्फ कि वो आने वाले चीफ जस्टिस ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये कोई अखाड़ा है? ये आइन के तहत अदलिया चलती है और इन जजेस को आइन के तहत चलना चाहिए। अगर करना है ना आने वाले चीफ जस्टिस ने, तो काजी फायजी साहब जैसा हौसला और किरदार लाएं, और माजी में जो किया हुआ अदलिया ने इस मुल्क में और पार्लियामेंट के खिलाफ उस पर तौबा करें, माफी मांगे कान पकड़ के। पार्लियामान तो खुद नहीं संभल पाती ना, वहां से तो हर मामला जो पार्लियामान में होना चाहिए वो खुद अदालत में जाता है। नहीं संभल पाती भाई, नहीं संभल पाती ना। मैं आता हूं ना, मुझे आने दें आप देखें, आपने मेरे दिल के तार छेड़े, अब आप मुझे इस पे बात पूरी कर लेने दें। मैंने लिखा है पॉइंट आपका ये भी, सियासतदान क्या करते हैं। सियासतदान तो गलती कर रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं रोजाना। इन जजेस को क्रिटिसाइज कर हमें तौहीन अदालत में बुला लेते हैं। अभी ऊपर नुसरत साहब ने बात की कि जब कानून साजी करनी थी तब सियासतदान नहीं खड़े हो सके, मतलब खड़े तो वहां होना था। आप मेरी बात ही मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने देंगी तो बेशक आप ये कर ले, मैं चलें आप कर लें बात, आप आर्गुमेंट मुकम्मल करें, आप अगली 2 लाइन ताकि बात आगे। मैं कहता हूं सियासतदान गलती करते हैं, हम मानते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं
कि जब वो पिटीशन गई तो जजेस ने लगाई क्यों, लगाई तो सुनी क्यों, सुनी तो फैसला क्यों किया। मैं खुद एक पिटीशन लेके गया इसी सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों के हवाले से, मुझे मैसेज मिला कि फलां को साथ मिलाओ और उसमें फलां चीज वो लेके आएगा तो ये पिटीशन लगेगी। सारे जिंदा हैं किरदार, बुलाएं मुझे, मैं साबित कर दूंगा। तो ये जो मैसेजिंग होती है ना पीछे, एक जज, सुन ले मेरी बात, एक जज आइन की एक शिक की तारीफ आज तशरीह और करता है, कुछ महीनों बाद कहता है ओहो वो तो मैं कॉन्शियसली नहीं की थी, अब मैंने कॉन्शियसली मैं कर रहा हूं, तो अब उसी आर्टिकल की तशरीह ये दूसरी है। सब मार्शल लॉ को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको आईनी तरमीम का हक दिया। 4 या 5 लोग बैठ के पार्लियामेंट के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देते, किस लिए? ठीक है, पूरी आवाम की तौहीन है, ये नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट गलत करती है, सियासतदान गलत करते हैं, हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, हम करते हैं, लेकिन हम जज को नहीं कर सकते, तौहीन अदालत में अंदर हो जाएंगे। तो मैं तो नहीं ये हक दे सकता अपना, मेरा नुमाइंदा है, गलत है, करप्ट है, हम जाने, हमारे नुमाइंदे जाने, सरकार के मुलाजिम नहीं जानेंगे। सरकार के मुलाजिम उनकी और हमारी किस्मत का फैसला नहीं करेंगे। ये इस मुल्क की आईन है और इसलिए हमने ये मुल्क बनाया था। बस ये बुनियादी बात है, ये समझ जाएंगे तो बेहतरी आ जाएगी। एग्रीड। जी नुसरत जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए ब्रॉडली मैंने पहले जैसे आपको कह दिया था कि रियासत के सतूनों में से अगर ये हो कि जी अदालत सब पे बालादस्त होगी तो मैं इसका हमायत नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और साथ ही ये भी कहा कि यस अभी आइन को रीराइट होने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वही हमारे फायज़ ईसा साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं अफसार साहब, और बड़ी जेन्युइन बातों पे उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि उन्होंने माजी की कई गलतियों का एतराफ़ किया है, उनका अजाला तो नहीं कर पाए। आज कल आप बताइए कि उनकी जान को ख़तरे में डाला गया है, क्या मौजूदा हुकूमत उनके साथ खड़ी है? वो शख्स जिसकी वजह से वो वायरल हुई सारी वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ भैया। तो बस मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान माजी करीब और बैद की कई नज़ीरें इंतजामिया जब भी कामयाब हुई है जजेस की तकसीम का फ़ायदा उठाकर हुई, मगर इस वक्त जो अक्सरियत की राय है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वो 8 जज दे चुके, क्या हुकूमत अक़लियती जजेस के बल पर या दम पर अक्सरियती फैसले को पलटने की सलाहियत और हौसला रखती है? देखिए आयशा, एक तो नुसरत जावेद साहब ने मौजूदा हुकूमत को खरबूजा करार दिया। जी बिल्कुल, ये वो खरबूजा है जो खुद को छुरी समझता है और ये जा के इस वजह से इधर उधर पड़ रहा है कि ये खुद को छुरी समझ रहा है। अब आपने जो बात पूछी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट अक्सरियत अकलियत कुछ नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। पाकिस्तान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 हिस्सों में ताकत तकसीम है, किसी एक हिस्से को अजारादारी हासिल नहीं है। पाकिस्तान का आईन जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म को रोक रहा है। अदालतें इसलिए बैठी हैं कि इस तरह के करतूत पाकिस्तान की पार्लियामेंट हुकूमत अपनी इस मशकूक अक्सरियत की बुनियाद पर ना करे जो इस वक्त वो करने लगी है। मुझे बताइए, बात हुई मैंडेट की तौहीन की, इससे बड़ी मैंडेट की तौहीन क्या हो सकती है कि एक अक्सरियती पार्टी का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, रूल्स ऑफ द गेम को वन साइडेड पे बदला जा रहा है। मगर ऊपर बात हुई कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी करना, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन किस सूरत में कर रहे हैं और उस कानून साजी करके उस फैसले को बदलने की कोशिश क्या ये कानूनी है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। और मैं ये पूछूंगा कि आप ये बताइए कि इलेक्शन के कवानीन जैसा मामला जो हमेशा मुत्तफिका होना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स ऑफ द गेम के मुतालिक है, अगर इलेक्शन के कवानीन ही मुत्तफिका नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन को कौन मानेगा? अब आप इसमें देखिए कि इसका कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। बिल्कुल ठीक। पूरी कोशिश की गई थी कि तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हों। आखिर उस वक्त भी तो बुलडोज किया जा सकता था ना कानून, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस वक्त इस बात की अकल थी कि आईन पाकिस्तान को क्यों एक को मिलाने की कोशिश की थी, इसलिए कि ये बहुत अहम था कि सब ऑन बोर्ड हों। अब आप यकतरफा तौर पर उन तरामीम को तब्दील कर रहे हैं जिनसे आपके नंबर्स पे असर पड़ रहा है। सही होगा। आप दूसरी पार्टियों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
ये किस तरह हो सकता है? आप देखिए, कायमा कमेटी में भी 4 और 6 की तकसीम थी। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेंबरान को इंडिपेंडेंट रखने की जबरदस्ती कोशिश की जाए। हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है करके, मकसद क्या है? हुकूमत जो है जा के छुरी पे पड़ रही है, पाकिस्तान में दंगा फसाद को, तकसीम को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अपनी मामूली मशकूक मेजॉरिटी की बुनियाद पर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है उसको इंस्टेट करने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन को रगड़ने की कोशिश कर रही है। ये उन हालात में कर रही है जिस वक्त हमें यकजहती की जरूरत है, जिन हालात में हमें इन चीजों को बदलने की जरूरत है, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी हुकूमत जारी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी हुकूमत को, वो जारी रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि उस तरह के करतब कर रहे हैं जो ये 1990 की दहाई में किया करते थे। ठीक हो गया। एज ए सिटीजन आई कांट कंडोन इट। ठीक। इफ्तिखार साहब, पीटीआई को मतलूबा नशिस्तें मिल भी जाएं तो हुकूमती वजूद को कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद पीटीआई को पार्लियामान में जो कमजोर करने की कोशिशें हैं मुख्तलिफ, अगर हम देखें सामने सियासी, इंतजामी, कानूनी नजर आती हैं। आपको क्या मकसद नजर आता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखिए, पहली बात है कि जिस किस्म की गुफ्तगू आज हुई है, मेरे लिए मासवाए ये बात कहने के कि मैं पार्लियामेंट के साथ हूँ, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। पार्लियामेंट सुप्रीम है, दुरुस्त, और पार्लियामेंट की जो कमेटी है, अगर वहाँ पे 4 और 6 का फैसला हुआ है तो मैं वो 4 और 6 के फैसले का एहतराम करता हूँ। और अगर ये एक्ट मुश्तरका तौर पे बनाया गया था तो मैं उस अमल का भी एहतराम करता हूँ, और जो अमल अब हो रहा है मैं उसका भी एहतराम करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। दुरुस्त। ये बहुत फार्म 45, 47 की गुफ्तगू की जाती है जी। उमर अयूब को कहो कि क्यों स्टे के पीछे अब छुपने की कोशिश कर रहा है। आप तो कहते थे हम गलियों और बाज़ारों में ये फार्म लेके आएंगे। आपने लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है ये बातें कर कर के। जब वक़्त आता है साबित करने का तो आपका हाल ये होता है। सही। पाकिस्तान के साथ मज़ीद खिलवाड़ मत करें। और ये जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में ये जो कुछ होगा पार्लियामेंट का अमल, इससे पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत जन्म लेगी, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सोच जानकर। अगर पार्लियामेंट के फैसलों की बिना पर लाकानूनियत होती है तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज। इफ्तिखार साहब, एक सवाल है, 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, क्या मामला पार्लियामान तय करेगी या पार्लियामान के फैसले से मामला आसान हो जाएंगे? मुझे बात करने दीजिए। अगर 18वीं तरमीम के बाद किसी को कोई शक और शुबा है सही, तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके तय करे। और अगर जजेस की तैनाती के मामले में जो इख्तियार पार्लियामेंट को मिला था और पार्लियामेंट ने वो इख्तियार खो दिया तो वो पार्लियामेंट की कमज़ोरी थी। उस बात पे पार्लियामेंट को हम कहते हैं ज़्यादती की, लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट का हक था। आप पार्लियामेंट के उस हक को तो मानते हैं, और उस हक की बिना पे इस मुल्क के अंदर पिछले कई सालों से जो खेल उन अदालतों के ज़रिए हो रहा है उस पर बात जब करें तो फिर आपको कहा जाता है कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुंतखब लोग इस काबिल हैं कि वो फैसला करें। और आपका ये सवाल का हिस्सा कि पार्लियामेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, पार्लियामेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर कि अगर हमारी बात न मानी गई तो हम निज़ाम को चलने नहीं देंगे। एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त, दूसरी दरख्वास्त के बाद तीसरी दरख्वास्त, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी पेशावर हाई कोर्ट में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये खेल कब तक चलता रहेगा? मेरा रोजगार का मसला ज़ेरे बहस ही नहीं आने दे रहे, मेरी गुर्बत के मामलात में बात ही नहीं करने दे रहे। सही हो गया। मेरी बेरोजगारी को ज़ेरे बहस आने का मौका तो तब मिलेगा जब ये खेल ख़त्म होगा, जब मेरी पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा जाएगा और मेरी पार्लियामेंट के फैसलों को सुप्रीम समझा जाएगा। बिल्कुल हक है अदालतों को कि अगर वो समझें कि पार्लियामेंट के फैसले आइन से मुतसादिम हैं तो वो उसके ऊपर अपना फैसला दे सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ठीक हो गया, सही है। लेकिन ग्रुप बनाकर बिल्कुल गैर मुनासिब है।
ठीक है जी। और याद है कि वो लोग मुलाजिम हैं, पार्लियामेंट मुलाजिम नहीं है। तभी तो हम पार्लियामेंट से सवाल करते हैं कि बेरोजगारी, गुर्बत पर भी बात कर लें, सिर्फ अपने मसाइल हल ना करते रहें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट कहां खड़ा है दुनिया में और पाकिस्तान के लिए क्या शर्मिंदगी बाहर जाने वाले लेकर आ रहे हैं। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून ममालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। यूएई ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पीआईए अमले के 10 अरकान कनाडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 तक पहुंच गई है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। क्या इन मामलात को कंट्रोल करना मुमकिन है? पैनल के लिए सवाल। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में 29,000 पाकिस्तानी दुनिया की जेलों में कैद। यूएई के 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस। सब्ज पासपोर्ट की बदनामी का जिम्मेदार कौन? हुकूमती इदारे, एजेंट्स या चंद जराइम पेशा पाकिस्तानी? नुसरत साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए? देखिए भाई, बात यह है, जान की अमान पाते हुए आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा जी कि मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि मेरे भाई इफ्तिखार और अफसार के साथ बैठी हुई आप दुश्मनों में शाम गुजार रही होती। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आपके सवाल की कंस्ट्रक्शन पर एतराज़ न करूं, लेकिन मैं क्या करूं, सोबत बद जो है ना इफ्तिखार साहब की मुझे नौउम्री से मुयस्सर है। तो ज़रा एक लम्हे को इनकी राह पर चलने की इजाज़त दीजिए। बहुत यानी आपकी ज़रूर आप पे रहम फरमाए। आज मुझे भी थोड़ा सा जलाल दिखाने दीजिए। जी जी जरूर। आपने गलत सवाल जो है ना, हाँ। ये सवाल सही कंस्ट्रक्ट नहीं किया जी, कहिए। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह। क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? वो अशराफिया जो है उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह, ये जो भीख मांगते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है, आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे? वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है। या आप दुरुस्त कहती हैं, अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी। मसला ये है कि एज़ पाकिस्तान तो हम 1947 में एक मुल्क बने हैं, लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख़ है बीबी, और उस तारीख़ के अंदर हम ज़्यादातर गैर मुल्की हमला आवरों की जद में रहे हैं।
जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि जी वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस पे नहीं उलझना चाहता। अपने मिज़ाइलों के नाम भी उन पे रख देते हैं। मसला बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे DNA में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगी दा ते रात नू राज मलंगी दा। ये मुहावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वड़दे पग नू मार कच्छे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। तो हम ज़रा ये सुल्तानराइज़म, मदरशाइज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, मैं अपनी तमाम कोताहियों का एतराफ़ करते हुए मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें बिल्कुल तो कितने फीसद अफगानी जो हैं वो एज पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, कितने फीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्मीज जो हैं वो वहाँ पे हैं। और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है, कोई आए रिश्वत सतानी से, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल। वी आर 2 lakhs अबाउट गिविंग अवे आवर पासपोर्ट। और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तवज्जो इस बात पे रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पे इमारतें ख़रीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं, इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। UAE और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। तो उनको वो काम नहीं करने चाहिए ना जिसकी इजाज़त वहाँ पे नहीं है। उन्होंने उन मुल्कों को मासी का वेड़ा समझ लिया, जिस तरह मेरे सीनियर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनको उन कवानीन का एहतराम करना चाहिए ना। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे तो कानून का एहतराम करने वाले को कमज़ोर समझा जाता है, वहाँ पे तो कमज़ोरी समझा जाता है, वो पकड़ के अंदर कर देते हैं। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जा रही है, और उस नफ़रत की वजह हम उन लोगों की गलतियां हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पर पाकिस्तानी बने हुए लोग वहाँ कर रहे हैं। चले इन ममालिक में तो मान लेता हूँ, तो क्या उन ममालिक में पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी छपी नहीं होती अखबारों में? वो हमारे एक दो दोस्त हैं, वो तो प्रोग्राम ही इस बुनियाद पे करते हैं और बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं। मैं उनके प्रोग्रामों की जो तफसील अगर जज हज़रात को कहीं सुनाई दे तो जज हज़रात अपनी जो करते हैं अख्तियार, वो पता नहीं 184(3) के तहत उसका अख्तियार करते वक्त मेरे 1-2 दोस्त जो हैं उनके प्रोग्रामों की तफसील मंगवा लें और फिर इंक्वायरी शुरू करें कि इनके पास पैसा कहाँ से आया था पाकिस्तान से बाहर जाके ये प्रॉपर्टी बनाने का। सही हो गया, लेकिन कोई जा रहा है या कुछ ले जा रहा है, जा तो इसी सरजमीन से रहा है ना, तो फिर कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है नुसरत ने, ये जो अफगानियों को हमारे पासपोर्ट दिए गए हैं, जो दूसरे ममालिक के लोगों को पासपोर्ट दिए गए हैं, क्या इसकी ये हमारी गुफ्तगू किसी जज साहब की कान से अगर गुजर जाए तो जज साहब मुझे भी बुला लें और नुसरत को भी बुला लें, हम बताएंगे कि कौन से ऐसे पासपोर्ट वाले बार हैं, और फिर जिस अफसर ने वो पासपोर्ट जारी किया फिर उसकी प्रॉपर्टी का इंक्वायरी करें कि वो खरबपति कैसे बन गया। ठीक हो गया जी, चलें। ये हैं काम करने वाले काम साहब ने बताया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अबसार साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, 20,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उन 29 में से वो UAE और सऊदी अरब की जेलों में है। मशरिक़ वस्ता की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा और उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है, क्यों? देखिए, आपने बताया कि 20,000 जो हैं वो पाकिस्तानी सऊदी अरब और UAE में हैं जेलों में, और इनमें से 20,000 जेलों में। अगर आप UAE में देखें तो तकरीबन
20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं और सऊदी अरब में देखें तो 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। और अगर इन 20,000 का परसेंटेज बनाएं तो ये आधे फीसद से कम बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 50% जराइम पेशा अफराद पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं उनका ये आधे फीसद से भी कम है। तो सवाल ये है कि ये आधे फीसद से कम जो 50 लाख लोगों की रोजी को मुश्किल में डाले हुए हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ी इनकम को मुश्किल में डाले हुए हैं। आप देखिए इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसेस कंप्रोमाइज हो जाएं तो पाकिस्तान तो 1 महीने में दिवालिया हो जाए। इन लोगों की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन 50 लाख की, और ये चंद हजार बदमाश जराइम पेशा लोग इन 50 लाख मेहनती लोगों को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल में डाले हुए। ज़हन में रखिएगा कि गुज़श्ता 50 साल में अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है, जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है। वैलिड पॉइंट। जो पैसे बचा कर लाता है या गुर्बत से निकलता है। तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत वो क्या करती है, इन चंद हजार को बाहर कैसे जाने दिया जाता है? FIA क्या करती है? मैं आपको दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी है वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे। जब तक मैं बाहर टिक नहीं जाता वो मुझे बार बार भेजते रहेंगे। यदि FIA भी मिली हुई, जराइम पेशा मिले हुए, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे बरतानिया का वीजा लगा हुआ है, मुझे 10 लाख का दे दो और मैं उसी पर आ जाऊंगा दोबारा। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ बगैर पासपोर्ट के, बगैर उसके जहाजों पे चढ़ा के बेच दिया जाता है। इस ह्यूमन स्मगलिंग में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान भी शामिल हैं। जब लोग आते हैं तो इनके पासपोर्ट क्यों नहीं बंद किए जाते? पाकिस्तान आने के बाद इनको सजा क्यों नहीं दी जाती? लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जा रही कि गैर मुल्क वहाँ मुकाबला हो रहा है कि कौन कितने ज्यादा बंदे बाहर भेज सकता है और कौन कितना ज्यादा इस मामले में कमा सकता है। अफसार साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। ये जो बाहर से, यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। कई इदारों के प्रोसेस से गुजरता है कोई भी, आप भी अप्लाई करें, मैं भी करूं, पहले कतारों में खड़े हों, फिर आपका पासपोर्ट, वीजा, यह हर प्रोसेस होता है। कितना बड़ा सवालिया निशान है इदारों की कारकर्दगी पर? आपके जवाब देने से पहले, क्योंकि इस वीक का आखिरी प्रोग्राम है, ये थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा मुझे इंकिशाफ हो, लतीफ़ा नहीं, लतीफ़ा तो नहीं है, हो सकता है आपको लतीफ़ा लगे, पहली दफ़ा इंकिशाफ हुआ है कि इस मुल्क में कोई सहाफ़ी इफ्तिखार साहब से भी सीनियर है, जिसको उन्होंने कहा है कि मेरे सीनियर, वरना तो हमने आज तक यही सुना कि इफ्तिखार साहब ही सबसे सीनियर हैं। तो दूसरा, नुसरत साहब ने फरमाया कि सोहबत बद, तो चलें, वो तो लाहौर में इकट्ठे रहते रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में बच गया हूँ, लेकिन आप पैनल में कुछ वो डालना चाह रहे हैं? मैं इफ्तिखार साहब की बात ही कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आप दोनों लाहौर में इकट्ठे रहते रहे ना, तो मैं तो बच गया कम से कम, लेकिन थोड़ा बहुत असर मुझ पे शायद ये कैमरे के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली इफ्तिखार साहब भी कर रहे हों, तो अगर हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दूसरा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो चंद लोग आपने कहा कि ये चंद लोग नहीं हैं, ये काफ़ी सारे हैं किसी भी मुल्क की बेइज्जती के लिए, और ज़ाहिर 25 करोड़ में तो कम ही लगेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जाके देखें तो बहुत हैं। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये वही ब्रेन ड्रेन है जिसका हम जिक्र करते रहते हैं। अब मास्वा उन लोगों के जो बहुत मेहनत करते हैं और वाकई करते हैं, उनके पैसे से उनके घर भी चलते हैं, ये मुल्क भी चलता है, उनकी मेहनत जो है वो नज़र आती है हमें गल्फ़ के ममालिक में, इसके बावजूद कि वो बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं, और उनके लिए ना हमारी हुकूमत कोई कुछ करती है ना कोई और कुछ करता है, आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन उनकी आड़ लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मेहनत करते हैं, उनकी आड़ लेके दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो फ्रॉडिये हैं,
जो अजाइलम लेते हैं वहाँ किसी बहाने से, जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं किसी मुल्क में, ज़्यादातर क्राइम्स में वही लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि मुझ पे जो हमला हुआ था उसमें भी वही 2 पाकिस्तानी शामिल हैं जो गैर कानूनी तरीके से गए हुए हैं और वहाँ जाके फिर वो PTI के झंडा लगा के तो इस मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं। अपने मुल्क में तो वहाँ वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर तो क्या करीब से भी नहीं गुजर सकते, लेकिन सारी नेकियां, सारी रहमतें, सारे इनकलाब पाकिस्तानियों के लिए लाना चाहते हैं। तो ये दो साइड्स हैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, एक जो मेहनत से कमाते हैं यहाँ बेचते हैं, दूसरे जो वहाँ जाके भीख मांगते हैं या लोगों की मिन्नतें करते हैं, खैरात पे रहते हैं। तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया, लंगर खाना ज़्यादा अहम है यहाँ पे बजाय एक फैक्ट्री के, तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो भीख ही मांगेंगे। ठीक हो गया, कल्चर बदलें। आप चारों का बहुत शुक्रिया। बदलने के लिए सबको अपनी अपनी कोशिश की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।